एक बहुत ही खास दिन है। खास दिन इसलिए है कि हम अपने पैरों पे खड़े होने वाले हैं। और जब अपने पैरों पे खड़े होने वाले हैं तो इसका मतलब हम जीतने वाले हैं। बैसाखियों की अब हमें आवश्यकता नहीं है और भगत सिंह का अब हमें इंतजार नहीं है कि वो पड़ोस के यहाँ होगा, जैसा कि डॉक्टर कंचनलता बहन जी ने बताया। कुछ खास हस्ती है हमारी, दुनिया से न्यारी और सबसे प्यारी और सबसे दमदार। इस खास हस्ती का जो हमारा अस्तित्व है उसका हमें गुमान नहीं है, उसका हमें पता नहीं है, उसकी हमें जानकारी नहीं है। हम कितने खास हैं अगर इसकी जानकारी हमें हो जाए तो कोई किला ऐसा नहीं है जिसको हम चंद लम्हों में, चंद मिनटों में फतेह ना कर लें। कोई किला ऐसा नहीं। अगर अपने खास हस्ती वाले आदमियों को हम देखना शुरू करें तो सबसे पहले हम बुद्ध को देखेंगे। बुद्ध को लड़ने के लिए कितने लोग आए, कितना संघर्ष किया और मारने के लिए कितने तरीके अपनाए, पर वो खास हस्ती जो हमारी थी वो रुकी नहीं और विश्व गुरु पूरी दुनिया में कहलाए। दुनिया में विश्व गुरु हुए, मगर अपनी खासियत और अपनी हस्ती की वजह से चंद लोगों ने उनको दफन कर दिया, दफना दिया, जमीन में गाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े तोड़कर उनकी शिक्षाओं के पत्थरों में जो लिखे हुए थे वो जमीन में मिला दिए, पीस दिए। पर वो हस्ती रुकी नहीं। अंग्रेजों को जरा सा पता चला तो अंग्रेज उस खास हस्ती को बाहर निकाल के ले आए। उस हस्ती में खास बात थी जिसकी वजह से सम्राट अशोक ने अपनाया और सम्राट अशोक हमारी खास हस्ती बन गए। इतने जबरदस्त कि पूरा महाभारत बना दिया। ऐसी खासियत और ऐसी शख्सियत नहीं मिलती हमारे लोगों में जो सम्राट अशोक जैसे में महान, में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विजेता, जबरदस्त, उस खास हस्ती, उस खास शख्सियत के वारिस जो बुद्ध से चली। और सम्राट अशोक को जब दफन कर दिया नीचे तो फिर वो निकल आए बाहर। तो जब बुद्ध की मूर्तियां लगने लगी, जब अशोक की मूर्तियां लगने लगी तो लोग उस खास हस्ती की मूर्तियों से भी कांपने लगे, घबराने लगे और मूर्तियां तोड़ने लगे। और लोगों ने डर की वजह से अपनाया नहीं, बुद्ध की एजुकेशन को अपनाया नहीं, क्योंकि हमारी एजुकेशन थी और उनके किसी काम की थी नहीं, इसलिए हमने अपनाया। मगर समय के साथ में हम अपनी हस्तियों को भूलते चले गए जो निकल के आई, जो बाहर निकल के आई। तो डॉक्टर अंबेडकर ने, ज्योतिबा फूले ने उस खासियत को, उस शख्सियत को पहचाना और खुद खास शख्सियतों में आए और इतने जबरदस्त थे कि लोग उनकी मूर्तियों से, उनके नाम से थर थर कांपने लगे। आज भी उनका नाम लेना बहुत लोग पसंद नहीं करते। इन सारी शख्सियतों के जितने भी हमारे व्यक्तित्व हैं, जितनी भी पर्सनैलिटीज हैं, वो चंद लोग आज भी घबराते हैं इनकी मूर्तियों से, इनकी नामों से, इनके चेहरे से, इनके जिक्र से, इनकी बातों से थर थर कांपते हैं। इसलिए रात के अंधेरे में उनकी मूर्तियां काली पीली करते हैं या तोड़ते हैं या बाजू बाजू तोड़ते हैं। रात के अंधेरे में इतना खौफ है उन पत्थरों की मूर्तियों से आज के समय, और उस नाम से, कि नाम से कांपना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ खास बात हमारे अंदर है कि अगर हम कहीं खड़े हो जाते हैं तो सारे लोग हमारे विरुद्ध, जो चंद लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। ये हमारी खासियत है, वो इकट्ठे नहीं होते। ये हमारी ताकत और ये हमारी खासियत है कि हमारे नाम से वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो लोग कांपना शुरू कर देते हैं, सिर्फ हमारे नाम से। जबकि हम इतने कमजोर हैं कि हम पढ़ाई के लिए अभी एड़ियां रगड़ रहे हैं और 70 साल से हमने पढ़ना शुरू किया है और अभी हमने चंद इकट्ठा होना शुरू किया है। और अभी तो हम जरा से अपने विचारों को खोल के जरा सी गठी लेके आए हैं और अभी तो हमने बस जरा जरा ही जात को लात मारी है और अभी तो हमने जरा जरा जुड़ना और 4 रोटी इकट्ठा खाना सीखा है। अभी तो हमारी शादियां ब्याह होना बाकी है, तब कपकपी आ गई है। और अगर नहीं दिखाई देता है तो देखो कि अगर एक व्यक्ति हमारा कोई खाने की दुकान खोल लेता है तो उसके अगेंस्ट में कितने लोग आ जाते हैं।
तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब चाय की दुकान या खाने की दुकान या पकौड़ी की दुकान नहीं चलाने देगा आप जैसे खास व्यक्ति को, खास शख्सियत को, तो डिक्लेयर करके कोई मुख्यमंत्री बनने देगा आपको? सारे आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे, सारे। जब भी आप अपनी शख्सियत पहचान के, अपनी ताकत पहचान के, अपना अच्छा काम करके आगे आओगे तो सब आपके खिलाफ आएंगे। वो आपके अगेंस्ट में इकट्ठा होते हैं। आप कब इकट्ठा होगे अपने वेलफेयर के लिए? आप कब इकट्ठा होगे अपने भाइयों के लिए? आप कब इकट्ठा होगे अपने बच्चों के लिए? अगर आप इकट्ठे नहीं होगे, अगर आप सिस्टम को नहीं बदलोगे, अपने सिस्टम की बात कर रहा हूं, अपने समण समाज के सिस्टम की, तो सिस्टम आपको बदल देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। और इस सिस्टम में बदलने में और सिस्टम के बदलवाने में जो आड़े आ रहा है वो आपका अपना ईगो और अहम आ रहा है, वो आपका अपना अहंकार आ रहा है, वो आपको जो 2 पैसे मिल गए बाबा साहब की वजह से, उस पर जो आपके दिमाग खराब हो गए हैं वो आ रहा है। जो जात कहीं दूर दूर तक है नहीं और जो उसको लेके कंधे पे शान से घूमते रहते उसकी टोपी लगा के और दिमाग खराब हो जाता है, वो आड़े आ रही है। उनके वर्ण आड़े नहीं आ रहे, वो तो सब इकट्ठे हो जाते हैं आपके बीच में। आप अपने भाइयों को नहीं पहचानते मगर वो आपके एक एक भाई को पहचानते हैं। इसलिए आप हर बार जब भी कोशिश करते हैं आपकी कोशिश नाकाम हो जाती है, क्योंकि अलग अलग रहने वाले हमेशा पिटते हैं। प्राकृतिक नियम है, 10 महीने से लगातार बता रहे हैं और हर व्यक्ति बता के गया है और हर व्यक्ति ने बताया है कि शख्सियत हमारी इतनी जबरदस्त है कि जरा सा हम इकट्ठे हुए नहीं कि बाकी लोग हमारे अगेंस्ट में इकट्ठे हो जाते हैं। कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी खास बात है हमारे अंदर, क्योंकि मालिक हम हैं, क्योंकि जानते हम हैं, क्योंकि जानकार हम हैं, क्योंकि अशोक के वंशज हम हैं और वारिस हम हैं। तो ये जो वारिसाना हक है और ये जो अशोक के हम वंशज हैं, ये जो बुद्ध के वंशज हैं, ये जो हम ज्योतिबा फुले के वंशज हैं, ये जो माता सावित्री भाई फूले के वंशज हैं, ये जो रमाई के वंशज हैं, तो वसीयत अगर मिली है और वारिस बने हैं और मालिकाना हक मिला है अपने महापुरुषों का, तो काम कौन करेगा? इस वारिसाना हरकत जो मिला है, पूरा पूरा हक जो मिला है, इस हक को कैसे आप अवील करेंगे? क्यों आप अपने मजदूरों के और अपने नौकरों के भरोसे अपने हक को छोड़ रहे हैं? अगर आप अपने नौकरों के और अपने मजदूरों के भरोसे काम करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। फिर ये जो वारिसाना हक जो आपको मिला है, जो सक्सेसर वाला हक जो मिला है, ये कामयाब नहीं होगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ कई दिन से मैं चर्चा सुन रहा हूं और इस चर्चा के अंदर एक चर्चा निकल के आई कि स्पोक बनिए। यहाँ बार बार कहा जा रहा है कि 15 मई को हमें इकट्ठा होना है। हम सारे देश के और बाहर के लोग आ रहे हैं। बाहर के लोगों ने तैयारी भी कर ली है, उनके टिकट भी बुक हो गए हैं और जो विदेशी लोग हैं उनके भी टिकट बुक हो गए हैं, जो हमारे भाई हैं और एनआरआई। पर जो आसपास के लोग हैं उनको बार बार नाम दिए जा रहे हैं। तो हमारे एक भाई ने कहा, जब उसे कहा कि स्पोक बनिए, तो कहता है हमें स्पोक नहीं बनना, हम तो वैसे ही काम कर रहे हैं, नहीं हमें नहीं बनना। मतलब उसने इस तरह से जवाब दिया जैसे वो बहुत ज्यादा दयालु और कृपालु है और वो बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा है और वो कह रहा है कि नहीं नहीं, जो आप मेरे को स्पोक का पद दे रहे हैं वो मैं नहीं लेता। 70 साल से आदत पड़ी हुई है हर चीज को पद और पोस्ट समझने की, इसलिए स्पोक को भी पद और पोस्ट और प्रतिष्ठा समझ लेते हैं, सम्मान समझ लेते हैं। तो हमारे कई साथी समझा नहीं पाते कि स्पोक है क्या। पहले स्पोक का मतलब समझ लें, क्योंकि सबसे छोटी इकाई और टर्म है और ये सबको बनना है। स्पोक का मतलब है अपने पिताजी का, अपने दादा का, अपनी दादी का, अपने महान पुरुषों का, बुद्ध से पहले के जो लोग हैं उनका, और जितने भी महापुरुष अब तक हुए हैं उन सबका कार्यकर्ता बनना, उनकी जिम्मेदारी लेना, उनके काम को आगे बढ़ाना, उनका वारिस बनना, उनके नाम को आगे ले जाने वाला, उनके खानदान को चलाने वाला, उनके हर मेहनत के काम को करने वाला। ये है स्पोक का मतलब। स्पोक का मतलब पद नहीं है, पोस्ट नहीं है। स्पोक का मतलब है जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य। ये कर्तव्य, ये कर्तव्य आपको लेना ही पड़ेगा। इसके लिए स्टाइल मत मारिए, नहीं हम तो बिना इसके भी काम कर लेंगे। ये कोई पद पोस्ट नहीं है भाई जिसके लिए आप मना कर रहे हो, ये जिम्मेदारी है। इसका मतलब आप जिम्मेदारी के लिए मना कर रहे हो, इसको बढ़ के आगे लेना है। अगर इसको आगे बढ़ के नहीं लेते हैं तो फिर आप अपने माता पिता जो महापुरुष हैं उसके काम के वारिस बनने लायक नहीं है।
आपको उनका नाम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर माता पिता की, हर दादा दादी की एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझसे भी ज्यादा नाम कमाए, मुझसे भी ज्यादा काम करे, मुझसे भी आगे जाए, और अगर जीते जी जाए और मेरा नाम उसके नाम से पहचाना जाए तो मेरा बेटा है, और अगर मेरा नाम उसके नाम से पहचाना जाए तो मेरी बेटी है, और अगर मेरे नाम से जाना जाए फलाने का बेटा है, फलाने की बेटी है, तो अचीवमेंट नहीं हुई। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे का नाम, उसका जो बेटी या बेटी का नाम है दुनिया में हो, उससे ज्यादा हो, चाहे भले उसका नाम ना हो, मगर उनके जीते जी होना चाहिए। तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर नहीं चाहते कि उनकी संतानों का नाम उनसे ज्यादा होना चाहिए? तो क्या ज्योतिबा फूले ने कहीं मना कर दिया है कि मेरा नाम से ज्यादा मेरे बच्चों का नाम नहीं होना चाहिए? तो क्या सम्राट अशोक ने मना कर दिया है कि मुझसे ज्यादा काबिल मेरे वारिस नहीं होने चाहिए? तो क्या बुद्ध ने मना कर दिया है कि मुझसे ज्यादा काबिल मेरे बच्चे नहीं होने चाहिए? या हम सिर्फ आरती उतारते रहेंगे कि महापुरुषों की, कि महापुरुषों ने कह दिया है, और हम कहानी कहते रहेंगे कि हमारे महापुरुषों जैसा तो कोई है नहीं दुनिया में? अरे भाई, महापुरुषों ने आपका रास्ता बंद नहीं किया। हमारे महापुरुषों की यह खास बात है कि उन्होंने हमेशा रास्ता खोला है। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध कहते हैं जितने पहले बुद्ध थे और जितने बुद्ध अब हैं, अतीता च पचुपन्ना च, और जितने भी अब आ रहे हैं, या यानी कि जो अनागता है, जो आने वाले हैं, वो सारे के सारे बुद्ध एक बात कहेंगे। और जितने महापुरुष हैं वो सब बुद्ध हैं भाई, तो वो सब एक बात कहेंगे, और जो बात मैं बता के जा रहा हूं वही कहेंगे, कोई अलग बात नहीं। समण संघ में भी हम वही बात बताते हैं जो अतीता चे, पशुपन्ना चे और अनागता चे हमारे महापुरुषों ने, यानी जो थे, जो हैं और जो होंगे, जो बात बता रहे हैं वही बात बताते हैं। एक शब्द हम अपना नहीं बताते इसके अंदर, क्योंकि हम उनके वारिस हैं, हम उनकी संतान हैं। हमारे ही दादा दादी कोई रहे होंगे अशोक, हमारे ही दादा दादी कोई रहे होंगे बुद्ध, हमारे ही दादा दादी कोई रहे होंगे ज्योतिबा फुले, हमारे ही दादा दादी कोई रहे होंगे सावित्रीबाई फुले। हम उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं के वारिस हैं। तो स्पोक बनने से डरना नहीं है। स्पोक पद प्रतिष्ठा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। आपका तो नाम भी जाने वाला है, आपकी तो सब चीज जाने वाली है। इसमें तो तन मन देना पड़ेगा, और धन आप अपने ऊपर खर्च करोगे, क्योंकि धन यहाँ हम कोई खाता नहीं, कुछ नहीं, तो जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जहां जितना खर्चा होता है उस व्यक्ति को उतना देना पड़ता है, वो तो देगा, क्योंकि आपका खर्चा कोई और क्यों करे। इसलिए स्पोक बनने के लिए, महापुरुषों का वारिस बनने के लिए, महापुरुषों का बेटा और बेटी बनने के लिए, ये नाम अंग्रेजी में रखा हुआ है स्पोक, बाकी ये पद नहीं है, ये पोस्ट नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यहां मना ना करे कि मुझे स्पोक नहीं बनना जी, हम तो बिना इसके ठीक है। भाई, ये पद और पोस्ट प्रतिष्ठा नहीं है। इस बात को क्लियर कर लेते हैं, अच्छी तरह से कर लेते हैं, अच्छी तरह से जान लेते हैं। तो जो व्यक्ति अपने परिवार का सुख चाहता है, जो अपना सुख चाहता है, जो अपने बच्चों को बचाना चाहता है, जो अपने संघ को बचाना चाहता है, जो अपने समाज को बचाना चाहता है, जो अपने व्यापार को बचाना चाहता है, जो अपनी एजुकेशन को बचाना चाहता है, जो अपने अपने पूरी गरिमा को, अपनी इज्जत को, अभिमान को बचाना चाहता है, अपनी स्वतंत्रता और आजादी को बचाना चाहता है, उस व्यक्ति को स्पोक बनना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको सिखों का उदाहरण समझा देता हूं। सिख जब बनने शुरू हुए थे, और जब सिखों के कुछ नियम आए, 5 नियम आए कि उनको सर के ऊपर कपड़ा बांधना है, उनको एक तलवार रखनी है या एक खंजर रखना है सुरक्षा के लिए, उनको एक बाल, चूंकि उनके लंबे होते हैं, बाल नहीं कटवाएंगे वो, तो बाल ना लंबे होंगे, इसलिए उनको एक कंघा भी रखना है। तो ये जो एक उनको कड़ा रखना है हाथ का, ये 5 चीजें उनकी थी। 5 चीजें जब उनकी नियम बना दी गए, तो एक नियम और बना, हर परिवार अपने यहां से एक व्यक्ति को सिख बनाएगा, और अधिकतर जो पहला बच्चा होता था, अगर वो मेल है तो उसको सिख बनाते थे। पंजाब में जो सिख बने हैं, उन्होंने कस्में खाई कि हर परिवार से एक सिख बनेगा, तब सिखिज्म आगे डेवलप हुआ है, तब जीते वो लोग। तो हर व्यक्ति को एक परिवार में से एक स्पूत बनना ही पड़ेगा, और ये उसकी मॉरल ड्यूटी है, ये उसका वारिसाना हक है। आपके महापुरुषों ने जो वसीयत लिखी है, उसमें आपके लिए जो जायदाद है वो विचार की है, और जो आदेश है वो स्पोक बनने का, काम करने का, प्रवक्ता बनने का, पूरी जिंदगी इसको आगे फैलाने का, कहने का है। तो आप उनकी जायदाद, उनका विचार ले लीजिए, और जो उनका आदेश है, जो काम है वसीयत में लिखा है, वो करना है। आपके महापुरुषों ने आपके लिए सुख सुविधा का रास्ता लिखा है अपनी वसीयत में।
अगर आप विचार आगे बढ़ाते रहेंगे और हर घर से एक स्पोक बनता रहेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके जीवन में कभी मायूसी नहीं आएगी। अगर आज कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो मायूस हो गए हैं, कहीं कहीं कुछ स्टेटों में कहीं कोई चुनाव हुआ है और चुनाव का परिणाम उनके अकॉर्डिंग नहीं आया, उनके अनुसार नहीं आया, इसलिए वो बड़े बड़े परेशान हैं, तो वो बड़े नादान हैं। वो इसलिए बड़े नादान हैं और अज्ञान भी हैं। उनकी अज्ञानता की कोई सीमा नहीं है, उनको खूब समझना चाहिए। क्योंकि चुनाव जो होता है उसकी प्रक्रिया समझ लीजिए। चुनाव में 50-60% लोग वोट डालते हैं बस, और 50-60% भी जो वोट डालते हैं वो वोट डालते हैं जो वेस्ट है, यानी 20 साल से जो नीचे के बच्चे हैं वो तो वोट डालते नहीं। तो आप ये मान के चलें कि पूरी आबादी का 15%, 20% तो वोट पड़ता ही नहीं। तो 20%, 100 में से 20 निकल गया, बच्चे निकल गए। उस 100 में से 80 अगर रह गई संख्या, तो 80 में से जो वोट पड़ता है वो 50% पड़ता है। यानी कि 100 में से 20 निकल गए बच्चे, और जो 80 बचे उसमें से सिर्फ 40 लोगों ने वोट डाला। तो 100 में से 60 बिना वोट के निकल गए, सीधे सीधे बिना वोट के निकल गए। मेजोरिटी तो बिना वोट की हो गई। और 40 का खेल समझिए, जो 40 बचे हैं, जो 40 वोट डालते हैं, उस 40 में से जो वोट डाल रहे हैं, जिसके वोट 30%, 35% आ जाते हैं, वो जीत जाता है। तो 40 में से 30% कितना हुआ? 12 या 13 वोट। यानी कि 100 में से 13 वोट अगर कोई ले जाता है तो वो चुनाव जीत जाता है। कितना सरल है, कितना आसान है। कौन कहता है 100 में से 100 चाहिए? 100 में से 100 कभी पड़ती नहीं। पूरे देश में से 20% बच्चे कभी वोट डालते नहीं, और जो 80 बचे हुए हैं उनमें से 40 डालते हैं, और 40 में से सिर्फ 40 का 30% हिस्सा चाहिए जीतने के लिए, क्योंकि कैंडिडेट बहुत बहुत खड़े होते हैं। तो क्या आप इकट्ठे होके 12-13 वोट नहीं इकट्ठी कर सकते? इतने काबिल नहीं हो, इतने भी जानकार नहीं हो, इतने भी समझदार नहीं हो कि आप इकट्ठे होके सिर्फ आपको अपने यहाँ जो इकट्ठा करना है वो 100 में से 12-13-14 लोग इकट्ठे करने हैं। और अगर आपने 15-16 कर दिए तो आपकी गारंटी जीतने की, और क्या 18 कर दिए तो आपकी दुनिया कोई ताकत नहीं हरा सकती। अगर 18 कर दिए तो आपने 100 में से 18। कितना सरल होता है। तो संघ के लिए चुनाव जो होता है वो पैर के जूतों के समान होता है। उसके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। संघ, जिनके पास संघ होता है उनके रोज चुनाव हो जाओ, उन्हें डर नहीं। तो उनके 20%, 15%, 18% लोग तैयार रहते हैं, उन्होंने मेहनत की हुई होती है, इसलिए संघ नहीं डरता कभी। इसलिए संघ की प्रायोरिटी या संघ का मुद्दा चुनाव नहीं होता। मुद्दा चुनाव उनका होता है जो खड़े रहते हैं छज्जे के ऊपर, जो अपनी खिड़की से देखते रहते हैं, अच्छा चुनाव है, करेंगे कुछ नहीं, सोचेंगे कुछ नहीं, समझ में कुछ नहीं आता। और संघ के बारे में तो क्या क्या भी नहीं पता, संगठनों के बारे में तो बहुत कुछ पता है, चाले तो बहुत चलते हैं। और चाले भी कहाँ चल रहे हैं? जाति सिस्टम के ऊपर। और जाति तो जहर है, बाबा साहब बता के गए। जाति पे खेलोगे तो खेलने से पहले हार जाओगे। अगर जाति पे बहस करोगे तो बहस करने से पहले हार जाओगे। अगर जाति पे बात करोगे तो बात करने से पहले बात बंद हो जाएगी। अगर जाति पे चलोगे तो चलने से पहले गिर जाओगे। और अगर जाति को सर पे बैठाओगे तो गर्दन कटनी निश्चित है, निश्चित है। इसलिए समर संघ का जो नियम पुराना चला रहा है, तब कास्ट सिस्टम नहीं था, जाति नहीं थी, तो अभी भी नहीं है। तो समर संघ के दरवाजे पर लिखा हुआ है, इफ यू बिलीव इन योर कास्ट प्लीज कीप योर कास्ट इन योर पॉकेट। अगर आप अपनी जाति पर यकीन और विश्वास करते हैं तो अपनी जाति को अपनी जेब में रखिए एंड गेट आउट, और यहां से निकल जाइए। इवन डोंट एंटर, इसमें एंटर करने की जरूरत नहीं है। हम जाति वाले को एंटर नहीं कराते, हम नहीं कराएंगे, क्योंकि हम यहाँ जाति की ना बात करते, ना हमारी किसी की जाति है, और ना हम जाति पे खेलते हैं, क्योंकि हम हारना नहीं है। बाबा साहब ने साफ कहा है ना, नहीं हारना है। तो इसलिए हमें वो बातें सारी खत्म कर दी हमने। पैसा भी खत्म कर दिया क्योंकि समर संघ में था ही नहीं। नेता भी खत्म कर दिया क्योंकि समर संघ में था ही नहीं। तो हमने इक्वलिटी कर दी, तो खाना सब बैठ के खाएंगे। खाना हमारे साथ जमीन में बैठ के खा सकता, तो खाने निकल यहां से। हमें जरूरत नहीं ऐसे आदमी की जो हमारे साथ खाना ना खाता, वो काय का हमारा है। हमें पैसा चाहिए नहीं, कोई पैसे को घुरा तो पैसे की जरूरत नहीं है हमको। और यह सबकी बात सुनी जाती है। कोई ये कहे कि मेरी बात नहीं सुनी जाती, तो कर लेना संघ में ट्राई। तो अपना प्रस्ताव लिया, एजेंडा लिया, तेरी बात में दम होगा तो चल जाएगी, संघ मान लेगा, नहीं होगा तो अपने घर बैठ जाके शांति से। तो संघ को समझना सीख। अगर संघ कोई डिसीजन करता है और संघ कोई बात करता है तो उसको आदत में ला। अगर उसको आदत में नहीं ला सकता है तो इंतजार कर फिर, क्योंकि कोई और रास्ता है नहीं। या फिर जा संगठनों में जहां जाति के संगठन बने हुए हैं, जहां ऊंच नीच के संगठन है, जहां तोड़फोड़ के संगठन है, जहां पैसे खाने के संगठन है, जहां चंदे के संगठन है, जहां धंधे के संगठन है, जहां मंचमाला के संगठन है, जहां ताज बनाए जाते हैं, जहां कुर्सियां, जहां वाह वाह होती है, जहां झूठे के झूठे कहते हैं आगे नेताजी आगे, विचार कुछ नहीं और नेताजी आगे, नेताजी आगे।
जाओ, वहां बहुत लाइन लगी पड़ी है, हम तो बर्बाद हो गए, वहां जाओ, जाके बर्बाद हो, कौन रोकता है। मगर हम यहाँ डिटरमाइन है, हम यहाँ दृढ़ संकल्प है, कृत संकल्प है, हम करेंगे भी, हम हटेंगे नहीं, हम हर हालत में विजय प्राप्त करेंगे। क्योंकि विरासत में जो हमको संघ मिला हुआ है, और जो विरासत में हमें जो संघ की विचार की जो प्रॉपर्टी मिली हुई है, दुनिया में इससे कीमती विरासत और कीमती प्रॉपर्टी कोई है नहीं। और अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को ना बढ़ा पाए और हम अपने महापुरुषों के काम को आगे ना बढ़ा पाए, तो हम अपने बाबा साहब की नालायक और बेकार औलाद हैं। बाबा साहब ने तो उम्मीद ये की थी कि उनके बच्चे उनसे आगे निकलेंगे। हर माँ बाप की उम्मीद होती है। हमारे तो ज्योतिबा फुले ने ये उम्मीद की थी कि उनके बच्चे उनसे आगे निकलेंगे। हमारे तो पेरियार साहब ने ये उम्मीद की थी कि उनके बच्चे उनसे आगे निकलेंगे। और हमारे तो बुद्ध कह के गए हैं कि जो आने वाले होंगे वो सारे सारे लोग वो बड़े कर्मशील होंगे, कर्म पे बात करेंगे। फिर हमें किस बात का डर है, फिर किस चीज की परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, काम जरूर करना पड़ेगा। तो ये कहे कि दीवार पर खड़े होकर देखूं कि समर संघ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और फिर काम करे ना, और फिर हिसाब पूछे कि 8 महीने में 10 महीने में क्या हुआ, 9 9 महीने में, तो 8 महीने में 9 महीने में 10 महीने में होगा उतना जितना करोगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये तो प्रकृति का नियम है। इसलिए जिंदा रहना है और बच्चों को जिंदा करना है और सबको आगे बढ़ना है और बढ़ाना है, तो मुडेर पे बैठ के बांसुरी बजाना बंद करो। ये जो अलमारी में, ये जो घर के अंदर बैठ के जो कहते कि अच्छा देखूं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको बंद करो। अगर इसको बंद नहीं करोगे तो नहीं जीत पाएंगे। पिछले 5 दिन से आपकी संख्या 250 पर अटकी पड़ी है, आज भी 250 है। ये 250, ये पौने 400, ये 465 तक पहुंच गई थी संख्या, और ये 250 पे आ गई है। तो नालायक कौन है? किसका इंतजार कर रहे हो? कौन फोन करेगा? कौन इसको जिनको भेजेगा? कौन पढ़ाएगा? कौन टेलीफोन करेगा? अगर 8 बजे नहीं जुड़ते हैं तो कंसेप्ट के लिए 9 बजे जोड़ो, कम से कम 9 से लेकर 10 1 घंटे जरूर जोड़ो। अगर और काम कर रहे हो तो काम करते रहो, मगर 9 से लेकर 10 बजे तक तो संख्या यहाँ हमेशा 400 प्लस रहनी चाहिए। आज के बाद ये संख्या बढ़नी चाहिए। जितने स्पोक हैं वो अपनी प्राइम ड्यूटी, रोटी खाना छोड़ दो, यहाँ संख्या बढ़नी चाहिए। चाहे मोबाइल खोल के बैठ जाओ, सिर्फ आवाज सुनो, वीडियो मत सुनो, मगर सबको बोलो कि आपने खोलनी है। संख्या बढ़ने से क्रांति नहीं होगी, मगर संख्या बढ़ने से यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनका मनोबल बढ़ता है। तो ये कहते हैं कि हमारी संख्या लगातार बढ़ रही है, तो उससे हमको जुड़ने जोड़ने में एनर्जी प्राप्त होती है। हम वहां दिल्ली के अंदर इकट्ठे होने वाले हैं, 1000 से ज्यादा आदमी आने वाले हैं, उसकी तैयारी चल रही है। और अप्रैल 30 तक 1000 आदमी हो जाएंगे। अप्रैल 30 बड़ा जोश है, अप्रैल 30 तक 1000 से ऊपर जाने आदमी। पैसे भी आएंगे, जितना वहां पे खर्चा होगा वो खर्चा आदमी खुद देगा, वो भी देगा। तो 1000 आदमी, 1200 आदमी जब वहां इकट्ठे होंगे तो कोई बदलाव नहीं आने वाला तुरंत, मगर बदलाव वहां से शुरू होता है। क्योंकि जब 1000 आदमी के इकट्ठे होते हैं तो एक विचार के होते हैं, तो उनके पीछे 1 लाख आदमी होता है, हर व्यक्ति के पीछे 10 आदमी होते हैं। तो 10,000 आदमी, 1 लाख आदमी इकट्ठा होता है जब 1000 आदमी इकट्ठे होते हैं विचार के। इसलिए आना है, इसलिए कोशिश करनी है कि हर हालत में वहां पहुंचे। और ये लगातार लगातार जुड़ने जोड़ने का कार्यक्रम मिलने मिलाने से चलता है, तो मिलने मिलाने का कार्यक्रम बढ़ेगा। और इसकी आवश्यकता बहुत पहले से है, और ये पहले से है, इसलिए इसमें लगातार काम करना है। तो यहाँ जो पोर्टल है, यहाँ आपने कुछ नहीं करना, एक बटन दबाना है और यहाँ जुड़ना है। तो यहाँ डेली संख्या बढ़नी है, संख्या कम नहीं होनी चाहिए। संख्या कम होगी तो आप संकट में आ जाओगे। और मिलने मिलाने का कार्यक्रम सबने करना है, हर स्पोक की जिम्मेदारी है और सबको ये जिम्मेदारी लेनी है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं स्पोक नहीं बनना चाहता तो मैं वैसे ही करूंगा, तो कहना भाई जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, स्पोक एक जिम्मेदारी है। ये वीडियो कल आ जाएगा, इस वीडियो को वैसे तो BS आजाद जी बहुत जल्दी वीडियो लगा देते हैं, सुबह ही आ जाएगा, रात को भी आ सकता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड करते हैं तो हैंड टू हैंड आ जाता है, उनकी जो सर्विस है वो फास्ट है। तो वहां से लेके आगे बढ़ाएं या खुद रिकॉर्ड करें। यूट्यूब के अंदर एक, गूगल के अंदर एक रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है, तो आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर करके भेजें इसे। कल वीडियो आ जाएंगी तो ये खूब भेजें और सबको बताएं कि स्पोक बनना है, और स्पोक बनने की संख्या निरंतर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। और किसी भी हालत में ये आप ध्यान रखना कि हमारी जो सफलता है वो हमारा काम है। हमारा विचार हमें जो देता है वो काम के लिए विचार है। खाली विचार देने से क्रांति नहीं होती। अगर विचार देने से क्रांति होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। क्योंकि विचार तो सबने दिए, माइक पे तो खूब चिले, लिख के खूब आ रहा है, व्हाट्सएप पे खूब चल रहा है, यूट्यूब पे खूब चल रहा है, पर काम तो आपको जमीन पर करना पड़ेगा। क्योंकि जुड़ने जोड़ने के विचार के लिए मिलना मिलाना पड़ता है, और मिलने मिलाने में अगर कमजोरी करोगे तो जुड़ने जोड़ने का काम फेल हो जाएगा।
इसलिए जिद है हमारी जुड़ने की, जुड़ेंगे जरूर, हर हालत में जुड़ेंगे, बहुत जल्दी जुड़ेंगे, और इतनी जल्दी जुड़ेंगे कि आप यकीन नहीं कर सकते, और बहुत तेज से जुड़ेंगे, क्योंकि समय आ गया है। हमारे पास में जुड़ने और जोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं, और महापुरुषों की जो विरासत है, जो प्रॉपर्टी है, जो संघ का विचार है, ये हमारे पास आ चुका है, और ये बहुत अच्छा है। इससे अच्छा कोई विचार नहीं है। अब सिर्फ हमको चलना है। हमारे पास में अब कार भी आ गई है, पेट्रोल भी भर गया है, सड़क भी बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, बाबा साहब ने सब कुछ ठीक ठाक करके दिया है, बस हमको चलना है। अगर हम उस पर चल गए तो हम बच जाएंगे, और अगर हम नहीं चले तो बच्चे हमारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए जिद है बच्चों को बचाने की। जुड़ेंगे, जीतेंगे। जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं, और जहां जहां नहीं जुड़े हैं वहां वहां बुरी तरह से हारे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद।